गोस्वामी परिवार क्यों लोगों से बाद में खुद अपने हाथों से पत्थर ढोए हैं, मांग मांग के पत्थर लेकर आए हैं और तब इस मंदिर का निर्माण। जय बिहारी जी की। मेरा नाम रजत गोस्वामी है। मैं बांके बिहारी मंदिर में राजभोग पक्ष से सेवायत हूँ। पिछली 2 प्रबंध कमेटियों में समिति का सदस्य और उपाध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ। कुछ बातें जो शायद आप लोगों को नहीं पता हैं, वो बातें बताने के लिए आज आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। जैसा कि आप लोगों को ये पता ही है कि इस समय सरकार के द्वारा कॉरिडोर की व्यवस्था और फिर कॉरिडोर के बाद एक्ट की व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसमें गोस्वामी परिवार क्यों लोगों से जो है अपील कर रहा है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं जो शायद आम जनता को नहीं पता है। वो कारण आज मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। सन 2022 में अगस्त के महीने में 18 तारीख को लगभग एक नोटिस इशू होता है हाई कोर्ट से कि एक शख्स हैं जिनका नाम अनंत शर्मा है। इन्होंने एक PIL जनहित याचिका जिसे बोलते हैं वो दायर करी है मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर के कि मंदिर की व्यवस्थाएं नहीं ठीक हैं, क्राउड का मैनेजमेंट नहीं ठीक हो रहा है, वहाँ पर एक लंबे समय से प्रशासक हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं कोई देखने वाला नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, ऐसी इत्यादि कई एक बातें जो PIL में मेंशन करके वहाँ डाली गई। जब ये हम लोगों को पता चला तो हमने अपने वकील साहब से बोला कि भाई ठीक है, इस विषय में देखिए आगे जा करके और इसकी कॉपी लीजिए और इसमें हम लोग पार्टी बनेंगे और पार्टी बन करके अपनी तरफ से जो भी साक्ष्य हैं वो दिए जाएंगे। जैसे ही 18 तारीख को ये होता है, जन्माष्टमी आसपास में ही थी, शायद 21 या 22 तारीख की जन्माष्टमी थी। 22 तारीख को सर्टन हमारे यहाँ जो है 2 लोग मर जाते हैं। ये अचानक भीड़ की वजह से 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है मंदिर परिसर के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करूं कि चाहे प्रबंध कमेटी हो या सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब, पिछले लगभग 30-35 साल से लगातार जब से भीड़ बढ़ना शुरू हुई है तब से ठाकुर जी के जितने भी विशेष उत्सव होते हैं उस पर सिविल जज महोदय या प्रबंध कमेटी की तरफ से प्रशासन के सभी अधिकारी, जिसमें कि DM साहब, SSP साहब, SP सिटी, कोतवाल साहब, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इन सबको एक नोटिस भेजा जाता है कि साहब हमारे यहाँ इस दिन का ये उत्सव है, बहुत भीड़ की आशंका है, किसी तरीके की जनहानि ना हो तो उस दिन की व्यवस्था आप अपने हिसाब से देखें। ये इस तरीके की और उनकी एक स्वीकृति मिलती है जिसके साक्ष्य सारे मेरे पास में हैं। उस दिन जन्माष्टमी पे भी जिले के सारे अधिकारी मंदिर परिसर में इकट्ठे थे, व्यवस्था उनके हाथ में थी, इसमें मंदिर के गोस्वामियों का कोई दोष नहीं था। मंदिर खुला, वो उस व्यवस्था का पालन नहीं कर पाए, वो उस क्राउड को मैनेज नहीं कर पाए,
उनकी वजह से ये व्यवस्था इस तरीके की हो गई कि दो लोगों की जनहानि हो जाती। इस जनहानि के सारे वीडियो साक्ष्य के तौर पर हैं कि वहाँ किस तरीके से जो मुख्य अधिकारी थे वो अपने अपने वीडियो बनाने में व्यस्त थे, जो बाकी पुलिस के अधिकारी थे वो कहाँ कहाँ दुब के खड़े हुए थे। यदि वहाँ पर गोस्वामी समाज ना होता तो मंदिर में और भी ज़्यादा जनहानि होने की संभावनाएं बन सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे 18 तारीख को एक PIL होती है और 22 तारीख को सर्टन हमारे यहाँ 2 लोग मर जाते हैं जिसमें जिले के सारे अधिकारी होते हैं। ये एक प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न चिन्ह को हमने अपने इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन के अंदर, पार्टी बनने की एप्लीकेशन के साथ में, सारे साक्ष्यों के साथ में गोस्वामी समाज के एक समुदाय ने बाकायदा पार्टी बनने की एप्लीकेशन के साथ पेश किया गया। लेकिन जैसे ही इस पर बहस हुई तो इस बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई और सीधे ये व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई कि नहीं साहब, यहाँ तो कॉरिडोर बनना चाहिए और कॉरिडोर बनना चाहिए, जबकि PIL के अंदर कॉरिडोर का कोई जिक्र ही नहीं था कि किसी तरीके की कॉरिडोर की आवश्यकता है या नहीं है। यहाँ से ये प्रोसेस कॉरिडोर का शुरू हो जाता है। हम उसमें विरोध करते रहे कि साहब कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ क्राउड मैनेजमेंट है। अंतोगत्ता ये लिटिगेशन जो है लगभग 1.5 साल तक चलता रहा। यहाँ पर हमारे ही समाज के और भी लोगों ने उनमें कुछ सुझाव दिए कि भाई हमारे ठाकुर जी चल हैं, यदि आप किसी भी ब्रजवासी का घर मकान ना तोड़िए। देखिए, जो ब्रजवासी आसपास रह रहे हैं उसमें गोस्वामी समाज तो है ही है, साथ के बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुष्ट दर पुष्ट चलते चले आ रहे हैं। 300 साल से, 400 साल से, 500 साल से उन्हीं घरों में, मकानों में रह रहे हैं। मंदिर जिस समय स्थापित हुआ था उसी समय से रहते चले आ रहे हैं। आप उन मकानों को तोड़ना चाहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो कुंज गलियाँ जिनका अस्तित्व ठाकुर जी के समय से है, और ये हमारा अधिकार है, ये हमारी आस्था है कि हमारा ये मानना है कि ठाकुर जी यहाँ से नित्य विहार के लिए और रास के लिए निधवन जाते हैं और इन्हीं गलियों से जाते हैं, जिसका साक्ष्य मैं आपको बताऊं कि अगर आप आज के समय भी मंदिर के प्रांगण में आएँ या मंदिर में रात की शयन आरती के बाद आएंगे तो आपको बहुत से लोग ठाकुर जी की देहरी पर दीपक जलाते हुए और इत्र रगड़ते हुए आपको मिलेंगे। वो सिर्फ इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि ठाकुर जी अपने गर्भगृह से निकल के जगमोहन से होते हुए गेट नंबर 1 से बाहर निकलेंगे और वो उन्हीं गलियों में से होते हुए निधवन जाएंगे। ये भाव है एक कि इन कुंज गलियों का कोई ध्वस्तीकरण ना हो। अब बात आ जाती है कॉरिडोर को लेकर के कि भाई कॉरिडोर का सबसे बड़ा कारण जो बन रहा है वो सिर्फ है क्राउड, जिसको कि मैनेज करना है कि कितनी ही पब्लिक इन गलियों में से होती हुई मंदिर प्रांगण में है। मंदिर में दर्शनों के व्यू का दिक्कत है, ये हम एडमिट करते हैं। हमने अपनी तरफ से लिखित सुझाव में सुलखान सिंह जब आए थे यहाँ पर जांच करने, और उनको भी ये दिया था कि मंदिर के राजभोग के सेवायत इस बात पर एग्री हैं कि मंदिर में ठाकुर जी के गर्भगृह से ठाकुर जी को जगमोहन में शिफ्ट कर दिया जाए और मंदिर को सेंट्रलाइज्ड AC कर दिया जाए। देखिए, किसी भी श्री विग्रह का गर्भगृह से बाहर और अंदर जाने का एक बहुत बड़ा कारण रहता है वातावरण। ठंड के समय में ठाकुर जी गर्भगृह में और गर्मियों में के समय में ठाकुर जी गर्भगृह से बाहर। इसी वजह से फूल बंगले बने कि गर्मियों में ठाकुर जी को गर्भगृह में दिक्कत ना हो तो वो बाहर जगमोहन में विराजें और फूलों की ठंडक से उनको आराम मिले, उनके श्री अंग को उनको आराम मिले। तो ये दोनों सुझाव के साथ में हमने कई एक गोस्वामी इसके साइन करा के सुलखान सिंह जी को दिए, जबकि सुलखान सिंह जी की रिपोर्ट में उन्होंने साफ मना कर दिया कि साहब हमारे पास में तो कोई सुझाव आया ही नहीं। जब प्रोसीडिंग शुरू हो रही थी या प्रोसीडिंग चल रही थी चीफ जस्टिस कोर्ट में भी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई आप लोग आपस में मीडिएशन कर लें और यहाँ पे सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट की दिक्कत है, अगर मीडिएशन से बातचीत से ये सारी चीज़ों का हल निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि सुलखान सिंह रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि 3 तरीके हैं मंदिर की व्यवस्थाओं को संभालने में, जिसमें से अंतिम तरीका था कॉरिडोर। बात यहाँ पर आ जाती है कि आगे के जो 2 तरीके थे वो तो सरकार ने किसी से बात करने उचित ही नहीं समझा। जो सरकारी वकील थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। सरकार के तरफ से बड़े वकील जो होते हैं, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, तीनों लोग हमारे विपक्ष में खड़े होते हैं और जब कोर्ट उनसे कहती कि आप मीडिएशन करो तो वो साफ मना कर देते। ऑन रिकॉर्ड हमने अपनी तरफ से ये भी सुझाव दिया कि साहब सरकार कॉरिडोर बनाने के चक्कर में किसी के घर मकानों को जो है, दुकानों को ना तोड़े। आप हमें सरकारी जमीन कहीं पे भी वृंदावन में दे दीजिए, हम उसे परचेज कर लेते हैं और कुछ समय के अंदर वापस एक नया मंदिर का निर्माण करा लेते हैं जहां ठाकुर जी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये पूर्व में भी इतिहास है कि ठाकुर जी हमारे चल विग्रह हैं और औरंगजेब के समय, जिस समय वो आक्रांता था, तो 6-7 जगह ठाकुर जी ने अपना स्थान बदला और लौट करके जब वो सबसे आखिरी में
यहाँ पर जहाँ पर आज ठाकुर जी विराजमान है बिहारीपुरा में, यहाँ पर आकर के स्थापित हुए हैं। इतनी भी व्यवस्था करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस पर भी सरकार के सरकारी वकीलों ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं साहब मंदिर तो यहीं रहेगा, कॉरिडोर यहीं बनेगा। क्यों बनेगा उसका कोई कारण नहीं था। ये कोई राम जन्मभूमि या कृष्ण जन्मभूमि नहीं है कि मंदिर यहीं बनेगा। ये ठाकुर जी बांके बिहारी जी हैं जो कुंज में विराजते हैं, ये कुंज बिहारी लाल हैं। इनको सघन चीज जो है वो बहुत पसंद है, वो उसी सघनता में रहना भी चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर इतना सब चीजें नैरो बनी हुई हैं। अगर आप निधिवन राज में भी जाकर के देखेंगे तो वहां कुंज लता और पता के बीच में ही ठाकुर जी विराजते हैं। उनके लिए कोई खुली व्यवस्था नहीं कर रखी है किसी ने भी, वो उसी में ही प्रसन्न है। लेकिन अब अगर हम सरकार को ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आप जो है कॉरिडोर का निर्माण जब आपको बहुत आवश्यकता पड़े तब करिए, नहीं तो आप इसमें केवल और केवल क्राउड मैनेजमेंट की बात ही कि जो इस समय जहां पर ये PIL चल रही थी लेटेस्ट में, वहां पे भी यही बात हो रही थी कि क्राउड को मैनेज कीजिए, क्राउड को मैनेज कीजिए। सरकार उन सब चीज़ों में विफल हो गई। ना तो उन्होंने किसी से बात करना उचित समझा, ना क्राउड को मैनेज करना शुरू किया। इसका कारण फिर बनते बनते और एक ऑर्डर हो गया कि भाई जिसके अंदर कॉरिडोर के लिए स्वीकृति दे दी गई, लेकिन धन के लिए स्वीकृति नहीं दी गई। और ये तरीका भी ठीक था कि भाई अगर आपको कॉरिडोर ही बनाना है तो मंदिर का पैसा क्यों चाहिए, आप अपने स्तर से बनाइए कॉरिडोर। अब बात आ जाती है कि सरकार की तरफ से पक्ष ये रखा गया कि साहब मंदिर के पैसे से हम आसपास की जमीनों को खरीदेंगे। जो जमीनें हैं किसकी, गोस्वामी समुदाय की, हम उसको मंदिर के पैसे से उनको पैसा देंगे और उसके बाद वो जमीन बांके बिहारी लाल की होगी। साहब अगर ये जरूरत महसूस होती तो आपको मंदिर को कोष को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम ये पैसा लेंगे भी नहीं, हम ऐसे ही मंदिर को दान दे देंगे अपनी संपत्तियों को कि भाई ठीक है आपको मंदिर चौड़ा करना है और हम दान देते हैं और अपना मंदिर चौड़ा कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर के सारा खेल चल रहा है। सरकार को कॉरिडोर से कोई लेना देना मुझे नहीं समझ में आता कि लेना देना है। उनको किसी भी तरीके से मंदिर का मैनेजमेंट चाहिए था। जिस समय ये कॉरिडोर की बात हो रही थी उन्होंने एक स्कीम भी लगाई, जिस स्कीम के लिए हमने मॉडिफिकेशन भी हाई कोर्ट में डाला हुआ था कि हम इस स्कीम का विरोध करते हैं। इस स्कीम से हमारे सारे पुश्तैनी अधिकार एवं जो हमको संवैधानिक अधिकार हैं उनका भी हनन हो रहा है। अब जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसकी लिस्टिंग हुई 27 तारीख को और 26 तारीख को जल्दबाजी में सरकार ने ये ऑर्डिनेंस लिया है, जबकि 15 तारीख को ऑर्डर हुआ। 15 तारीख से 27 तारीख के बीच में ऑलमोस्ट जो है 12 या 15 दिन के आसपास करीब हो जाते हैं। उस बीच में भी ऑर्डिनेंस नहीं आया। जब उनको ये लगा कि ये तो लिस्ट हो गया है और ये कहीं ना कहीं स्टे हो सकता है, कारण कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सरकार गई, जितनी फटकार सरकार के सरकारी वकील को लगी वो यही लगी कि आपने लॉ का अनादर किया है। दो प्राइवेट लोगों के केस में आप बीच में इंटरवीनियन बन के क्यों घुस गए और आपने ये जो ऑर्डर कराया ये जो है ये ठीक नहीं कराया है। बेसिकली ये पूरा मैटर गोवर्धन से संबंधित था, जिसमें ये पैसा रिलीज़ करने की बात हुई और रिलीज़ करने के बाद जब हम इसमें पेश हुए तो इन्होंने ऑर्डिनेंस लिया है। अब ये ऑर्डिनेंस का भी हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इस ऑर्डिनेंस को समझाने के लिए लगातार 3-4 मीटिंगें हुई। कल तो इम्तहान हो गई कि जब ऑर्डिनेंस की कॉपी मेरे द्वारा पढ़ी गई कि भाई इस ऑर्डिनेंस में सरकार का वकील वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहता है कि सरकार का इस फंड से कोई लेना देना नहीं, सरकार का मंदिर से कोई लेना देना नहीं, हमने तो एक्ट बना दिया है जिसमें एक ट्रस्ट बन गई है, उस वही ट्रस्ट पैसा खर्च करेगी, वही सारी चीज़ों को मैनेज करेगी। हमने कहा जी ठीक। जब ट्रस्ट की डीड पढ़ी जाती है तो उसमें पता चलता है कि ट्रस्ट में 18 लोग हैं। 18 में से 7 या 8 लोग तो जो हैं 7 लोग वो नामित पदेन हैं जो सरकारी अधिकारी हैं, सब DM साहब, SP साहब और यहाँ पर विकास प्राधिकरण के सचिव साहब, TO साहब, आपके ब्रज तीर्थ विकास परिषद के, नगर निगम के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो, उसके अलावा कुछ एक और अधिकारी जो सरकार के सारे सरकार के अधीन हैं, वो लोग हैं। बचे 11 लोग। 11 लोग में केवल 2 गोस्वामीज होंगे जिनके लिए राजभोग में से एक और शयन भोग में से एक, जिनका निर्णय उनके मध्य इलेक्शन करके लिया जाएगा। इसके बाद में जो बाकी बचे हुए लोग हैं, 11 में से 2 चले गए तो बचे 9 लोग। तो जो इन 9 लोगों की नियुक्ति है उसको कौन करेगा? एक्ट में साफ साफ लिखा है सरकार करेगी। साहब सरकार क्यों करेगी? जब ट्रस्ट बन गया तो सरकार उन लोगों की नियुक्तियां क्यों करेगी? और सरकार तो ऐसे लोगों को नियुक्त करेगी जो उनके लोग होंगे,
और वो लोग इन अधिकारियों के अंडर काम करेंगे। क्या पता वो लोग कौन सी संप्रदाय से हैं, कौन लोग हैं। यहाँ तो हम ठाकुर की लाला समझ करके सेवा करते हैं, बाल रूप की सेवा है। सरकार हमको बार बार ये कह रही थी कि मंदिर को 12 घंटे खोलिए साहब, 6 घंटे सुबह और 6 घंटे शाम को। कैसे खोल दें भाई? ठाकुर जी यहाँ लाला स्वरूप में है, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम इनफ होता है। आप इनको वैसे नहीं कर सकते हैं जैसे कि आपने अभी राम जन्मभूमि में भी कर दिया कि भीड़ ज्यादा है तो 24 घंटे मंदिर खोलिए, जिस पर भी जो है चंपत राय जी की तरफ से ये शायद बयान आ गया था कि भाई लाला को जो है, रामलला को आराम का समय नहीं मिल रहा है, इसलिए दर्शनों के समय को थोड़ा सा कम किया जाएगा। तो इस तरीके की भावनाएं तो ये बिल्कुल गलत है। इवन हमारे सारे मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया। जो 500 साल की हमारी परंपरा है, उस परंपरा को खत्म कर दिया गया। उस परंपरा के तहत जो हमारे सेवाओं के बट हैं वो भी सरकार करेगी। ये एक्ट के तहत वही लोग करेंगे जो ट्रस्ट में शामिल हैं। साहब क्यों करेंगे? इस रोस्टर के प्रति हमारा कोई आपस में अंतर विवाद तो है नहीं। तो हमको ये समझाने की कोशिश करी गई कि साहब अगर आपके यहाँ से कोई सपोज बालक है, वो घर का अकेला है, अब उसमें कोई नहीं बचा और वो बाहर नौकरी कर रहा है, अब उसकी सेवा आएगी तो कौन करेगा? तो साहब वो आप क्यों ट्रस्ट जो है उसका निस्तारण करेंगे? उसका निस्तारण गोस्वामी परिवार करेगा अपने परंपराओं के हिसाब से। उसमें आप लोग कौन? फिर आप अपने यजमानों से किसी भी तरीके की, भाई हम ब्राह्मण हैं, सनातनों में ब्राह्मणों को उच्च कोटि पे रखने का एक बहुत बड़ा कारण है कि ब्राह्मण ही एक ऐसा सदस्य होता है कि जो हिंदू परिवार में जन्मे हुए बच्चों के जन्म से लेकर के ब्राह्मण का कार्य शुरू हो जाता है। उसके बाद उनकी दीक्षा शिक्षा भी ब्राह्मणों के द्वारा होती है। उसके बाद में उनके अन्नप्राशन भी ब्राह्मणों के द्वारा होते हैं। उसके बाद में उनके यज्ञोपवीत भी ब्राह्मणों के द्वारा होते हैं। उसके बाद उनके विवाह संस्कार भी जो ब्राह्मणों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। उसके बाद में अगर उनकी मृत्यु होती है तो भी ब्राह्मणों के द्वारा होती हैं। तो हम ब्राह्मण हैं, हमको अपने शिष्य यजमान से कोई भी दक्षिणा लेने का पूरा अधिकार है, जो कि कोर्ट की डिक्री कह रही है 39 की। हमारे अधिकार हैं इन सब चीज़ों को। आपने उन मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया साहब। किसी भी तरीके की नज़र, दक्षिणा या भेंट या और किसी तरीके का कोई भी चीज़ जो है, वो सारी चीज़ एक्ट में के हिसाब से जो है वो उस कमेटी की होगी। चलिए बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती तो भी बात सही थी। इस ट्रस्ट को इतना अधिकार दे दिया असीमित कि वो चाहे तो मंदिर शिफ्ट कर सकते हैं, वो चाहे मंदिर की संपत्तियों को गिरवी रख सकते हैं, वो चाहे मंदिर का ध्वस्तीकरण कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे ये कोई तरीके वाली बात हो गई कि आप कुछ भी कर सकते हैं अनलिमिटेड पावर के साथ में? जो चीजें हम नहीं कर सकते, जिन चीजों के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ठाकुर जी को आज क्या भोग लगेगा? क्योंकि परिवार तो हमारा ही प्रसाद बनाता है ठाकुर जी के निज के लिए। उस प्रसाद को कौन बनाएगा? आपने हमारी नियुक्तियां सोच ली कि अगर रजत गोस्वामी सरकार के खिलाफ होंगे तो वो रजत गोस्वामी को बाहर कर सकते हैं, उनको सेवा से वंचित कर देंगे। फिर उनकी सेवा अगर किसी और गोस्वामी को देते हैं, सपोज उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, अपने परिवार से नहीं हटूंगा, तो आप किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे। तो आपने तो इसमें जो है आर्टिकल 21, 25, 26 ये आर्टिकलों का भी आपने उल्लंघन कर डाला। तो यहां तो मौलिक अधिकारों के साथ संवैधानिक अधिकार, वो सब चीज़ें आपने उसमें ख़त्म कर दी, हमारे सारे अधिकार ख़त्म कर दिए। तो हम ऐसे ट्रस्ट को, ऐसी डीड को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब बात आ जाती है कि मेरे द्वारा और मेरे समाज के द्वारा ये कहा गया कि भाई हम ठाकुर जी को यहाँ से शिफ्ट कर लें। देखिए, सरकार के पास असीमित ताकत है, असीमित पैसा है। हम 400 लोगों का मात्र परिवार है। उन 400 में से भी आधे से ज़्यादा बाहर रहते हैं, ठीक है। जब उनकी सेवा का समय आता है तभी वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर सरकार अपने पर आ जाए तो वो हम लोगों को उठा करके बाहर फेंक सकती है। जहां तक मुझे ये समझ में आता है कि सरकार के पास में सिर्फ और सिर्फ पैसा की दृष्टि लग रही है, वरना अगर ऐसा ना होता तो वो कॉरिडोर बना ले जाती। कॉरिडोर बनाने पर कार्य शुरू हो जाता है। 2023 का ऑर्डर है, आज 2025 चल रहा है, सरकार ने एक कदम भी उसमें आगे नहीं बढ़ाया। कॉरिडोर के संदर्भ में जो कदम आगे बढ़ा उसमें खाली लोकल लोगों के घरों की जांच होना शुरू हुई कि किन लोगों को करा जाए, कि किन लोगों को उसमें चिन्हित किया जाए। अब उन चिन्हित घरों के लिए करके भी आपके पास में आपने किसी लोकल व्यक्ति को साथ में नहीं लिया। आज मंदिर के आसपास में तमाम सारे मंदिर हैं, जो घर में प्राइवेट मंदिर हैं, उन घरों के अंदर देवालय बने हुए हैं। उनकी सुध के लिए भी आपके पास में किसी तरीके की कोई भी स्कीम नहीं है कि उन मंदिरों का क्या होगा। क्या वो काशी के जैसे हो जाएंगे कि लोग अपने घरों में अपने ठाकुर जी छोड़ करके चले गए, बाद में बुलडोजर आता है, तोड़ता है, फिर उसको फेंका जाता है कचरे को, तो उसमें दिखाई देते हैं कि ये तो इसमें शिवलिंग पड़े हुए हैं टूटे हुए। फिर सरकार ही उसमें रिपोर्ट भी दर्ज कर देगी कि साहब ये भी एक साजिश हो रही है। तो हम इस तरीके की व्यवस्थाओं से नहीं लड़ पाएंगे। तो अंतोगत्वा ये है कि हमने एक निर्णय लिया पूरे समाज ने
कि भाई ऐसा करते हैं कि सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए और मंदिर चाहिए, हम इनको बिल्कुल दे देते हैं कि आप पैसा भी ले लीजिए हमारा, मंदिर भी ले लीजिए हमारा, ठीक है, हमारे घर मकान भी चाहिए वो भी ले लीजिए, बाकी लोगों के घर मकान ना तोड़िए। हम यहाँ से ठाकुर जी को लेकर के, क्योंकि ठाकुर जी हमारी निधि हैं, स्वामी हरदास जी महाराज से प्राप्त हमारी पर्सनल निधि, प्राइवेट निधि, इस पर कोई व्यक्ति बाहरी जो है अपना अधिकार नहीं जता सकता। हमारे पूर्वज भी जो हैं अपने इस निधि को लेकर के 13 साल उन्होंने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद में खुद अपने हाथों से पत्थर ढोए हैं, मांग मांग के पत्थर लेकर आए हैं और तब इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो हम फिर से उसकी पूर्णावृत्ति कर सकते हैं जिस भी राज्य में हमको इस तरीके की शरण मिलेगी, क्योंकि पुराने समय में तो राजा महाराजा ही शरण देते थे, अब तो मुख्यमंत्री शरण देंगे। तो मेरी आवाज़ जो है जिस भी मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, अगर वो हमसे संपर्क करेंगे तो हम पूरे परिवार समेत ठाकुर जी को यहाँ से लेकर के जाएंगे, पुनः मंदिर बनाएंगे और वहाँ पर जो है ठाकुर जी को विराज ब्रिज के लोगों के लिए यहाँ पर स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठाकुर जी को ले जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण सिर्फ ब्रज है कि यहाँ पर जो ब्रजवासी हैं ठाकुर जी के अत्यंत प्रिय हैं। इससे संबंधित भागवत में बहुत सारी कहानियां हैं कि ब्रह्मा जी को भी जो है ब्रज में स्थान नहीं दिया था ठाकुर जी ने, और ये जो 84 कोस ब्रजमंडल है, केवल ठाकुर जी ने अपने सखाओं के साथ, अपनी सखियों के साथ में यहाँ पर नंगे पैर रहे हैं और इस रज में रहे हैं। तो जो ब्रजवासी भाई बहन हैं हमारे, जो पुष्ट इन मकानों में रहते चले आ रहे हैं, इन घरों में रहते चले आ रहे हैं, उनके भावों को लेकर के कि उनके साथ में किसी तरीके की जनहानि ना हो, उनके घर मकान ना तोड़े जाएं, इसलिए ये फैसला लिया गया है। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।